इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एनएचएम एएनएम एग्ज़ाम को लेकर कि उसका रिजल्ट कब तक आएगा। लास्ट बार की तुलना में, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, मैंने कि लिखा है कि लास्ट बार की तुलना में इस बार कट ऑफ हाई रहेगी। उसके पीछे का क्या कारण है, और एएनएम में भी सीटें काफ़ी तर खाली भी रहने वाली है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, और पर सीट कंपटीशन कितना है पदों में वृद्धि के बाद, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा एएनएम का, उसके बाद रिजल्ट आपका रैंक वाइज आएगा, और उस रैंक वाइज रिजल्ट से आपकी रैंक से आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद विभाग द्वारा डीवी को लेकर जब भी अपडेट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, स्क्रूटनी फॉर्म कब से भरने हैं, कैसे भरने हैं, ये सभी अपडेट जैसे जैसे आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए जिन भी एएनएम महिला स्टूडेंट को एएनएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है, तो उन महिला स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एएनएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा पदों में वृद्धि का नोटिफिकेशन अगर अभी तक आपने नहीं देखा है एएनएम एग्जाम का, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जब टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो पिन किया हुआ मैसेज आप देख सकते हो, जिसमें एनएचएम में पदों में वृद्धि का वर्गीकरण की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 6 कैडर में पदों में वृद्धि की गई थी 21 अक्टूबर को। उसी में आपका 6ठे नंबर पर है एएनएम एग्जाम का। तो इस वीडियो में मैं बात कर लूँगा उसका भी, कि पदों में वृद्धि के बाद अब हर कैटेगरी में कितने पद है उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, एएनएम एग्जाम सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें टोटल कंपटीशन कितना है, वो चेक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि परीक्षा है वो कितनी महिला स्टूडेंट ने दी थी और आवेदन कितने महिला स्टूडेंट ने की थी। तो आप सभी को मालूम है 12 जून 2025 को इवनिंग शिफ्ट में 3 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में एएनएम एग्जाम आयोजित किया गया था, और एएनएम एग्जाम आपके 7 जिलों में आयोजित हुआ था। अब एएनएम एग्जाम के लिए टोटल आवेदन जो बोर्ड के पास प्राप्त हुए थे वो 13,958 थे। यानी कि परीक्षा के लिए कंपटीशन, परीक्षा से पहले 13,958 महिला स्टूडेंट में कंपटीशन था, लेकिन इनमें से परीक्षा 12,199 महिला ने दिया था। यानी कि 1769 महिलाओं ने परीक्षा भी नहीं दी। इसका मतलब ये जो 1769 महिला स्टूडेंट है ये कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। अब कंपटीशन किस में है, पीछे बचे जो 12,199 महिला स्टूडेंट हैं इनमें कंपटीशन है। अब इनमें कंपटीशन है तो पर सीट कंपटीशन कितना, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पद कितने हैं। पहले आपको मालूम था टीएसपी में जब एग्जाम आयोजित हुआ था उस समय सिर्फ और सिर्फ 157 पद थे, और वो सभी नॉन टीएसपी के ही थे, यानी कि टीएसपी में कोई भी पद नहीं था। लेकिन अभी 21 अक्टूबर को पदों में वृद्धि की गई, और मैंने पहले भी कहा था कि 70 से 75 पदों में वृद्धि की जाएगी एएनएम में, और एएनएम में भी लगभग 76 से 77 पदों में वृद्धि की गई है। जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही हुआ है। और इसी तरह एएनएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो इसमें आपकी पद की बात करें तो अब आपके नॉन टीएसपी में 165 पद है, और टीएसपी में से आपके 69 पद है। तो इस तरह से टोटल अब आपकी ये भर्ती 234 पदों पर आयोजित की गई है। यानी कि 234 पदों पर आयोजित की गई है, और 234 पदों के लिए कितनी महिला स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, तो वो भी आप देख सकते हैं 12,189। यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए पर सीट कॉम्पिटिशन से अगर मैं बात करूं, 234 पदों के लिए 12,189 महिलाओं ने परीक्षा दी थी, यानी कि 52 महिला पर सीट कंपटीशन है फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये तो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, यानी कि एक सीट के लिए 52 महिलाओं में फाइट थी। और डीवी के लिए अगर विभाग 2 गुना को बुलाए तो 2 गुना के लिए डीवी के लिए जो पर सीट कंपटीशन है वो आपका है 26 महिला पर सीट, यानी कि एक सीट के लिए 26 महिलाओं में कंपटीशन है। अब इसके रिजल्ट की बात करें तो 80% चांस है कि 31 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग है 31 अक्टूबर को, और उसमें बोर्ड एनएचएम के कुछ रिजल्ट जारी करेंगे, जिसमें एक तो आपका सीएचओ एग्जाम के रिजल्ट है, और जहां तक मुझे लगता है एएनएम का भी रिजल्ट इसमें आपके शामिल किया जा सकता है,
क्योंकि आंसर की बात करें तो आपने देखा होगा कुछ आंसर की 14 तारीख को जारी की गई थी, यानी कि आज से 2 महीने पहले, और कुछ 21 तारीख को, यानी कि आंसर की भी उन्होंने 19 कैडर की एक साथ जारी नहीं की, टुकड़ों में जारी की थी। तो जो पहले आंसर की जारी की उन्हीं में उन्होंने एएनएम की एग्जाम के आंसर की जारी की है। तो उससे ये साफ साफ नजर आता है कि ऑब्जेक्शन भी इनमें एएनएम में पहले शुरू हुआ, फिर एएनएम में ऑब्जेक्शन भी लगे और एएनएम का रिजल्ट भी तैयार है। पदों में वृद्धि भी हो गई, क्योंकि राजमेंस में तो आपके एएनएम में नहीं है। जो राजमेंस में भर्तियां हैं उनके रिजल्ट 31 अक्टूबर को जारी नहीं होंगे, क्योंकि उनके रिजल्ट आपके नवंबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिलेंगे। क्या पता राजमेंस में पदों में वृद्धि हो जाए, इस वजह से वो रिजल्ट आपके नवंबर के फर्स्ट वीक में जारी होंगे। अभी 31 अक्टूबर को जो सिर्फ एनएचएम के अंदर ही भर्तियां हैं उनके ही रिजल्ट आएंगे, तो उसमें हो सकता है आपको एएनएम का भी देखने को मिल जाए। अगर किसी भी कारणवश एएनएम का रिजल्ट 31 अक्टूबर को देखने को नहीं मिला तो फिर नवंबर के पहले सप्ताह में तो जरूर देखने को मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद आपकी रैंक से आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो सब जानकारी रिजल्ट आने पर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। और अब मैं बात करूंगा कि पिछली बार की तुलना में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा कि पिछली बार की तुलना में इस बार कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि पिछली बार जितनी कट ऑफ गई उतनी इस बार गई, तो सभी की सभी 234 की 234 सीटें खाली रहेगी। क्योंकि लास्ट बार जब एनएचएम एएनएम का एग्जाम हुआ था 4 फरवरी 2024 को, तो उसमें आप देख सकते हैं प्री डीवी के रिजल्ट में कट ऑफ कितनी गई है, क्योंकि पिछली बार ये 40% वाला रूल था भी नहीं। आप देख सकते हैं पिछली बार और इस बार एग्जाम पैटर्न में रात दिन का फर्क है। क्या फर्क है? एक तो कि लास्ट बार जब एएनएम का एग्जाम हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन थे, और इस बार एएनएम के एग्जाम में 150 क्वेश्चन थे। लास्ट बार एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, इस बार एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। लास्ट बार पेपर आपका 400 नंबर का था, इस बार आपका पेपर 450 नंबर का था। और लास्ट बार एएनएम से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार जो 40% है वो एएनएम से सब्जेक्टिव पार्ट नहीं था, यानी कि इस 40% में आपके एनएचएम के क्वेश्चन थे, हिंदी के थे, इंग्लिश के थे, कंप्यूटर के थे, करंट अफेयर के थे, जीके के थे। तो ये 40% पार्ट इस बार ऐड किया गया है, पिछली बार ऐसा नहीं था। और इस बार 40% वाला रूल भी था, लेकिन पिछली बार नहीं था। 40% वाला रूल और SC ST के लिए 35% वाला मिनिमम क्वालिफिकेशन रूल, यानी कि ये रूल क्या कहता है मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आपके एएनएम में 150 क्वेश्चन थे। अगर आप जनरल, OBC, MBC, EWS कैटेगरी से आते हो तो मिनिमम आपको 60 क्वेश्चन तो करेक्ट करने कंपलसरी है, काट के। नेगेटिव काटने के बाद आपके मिनिमम 60 क्वेश्चन तो सही होने कंपलसरी है। अगर पद खाली रह जाएंगे और आपके 60 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे तो भी वो आपको नहीं लेंगे। मेरिट की बाद की बात है, पहले आपके 60 क्वेश्चन सही होने कंपलसरी है। अगर आपके 61 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और पद खाली है तो आपको ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके 58 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप जनरल से आ रहे हो या OBC से आ रहे हो और पद खाली है, तो आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% वाला है उसका मतलब हुआ कि 150 में से 60 क्वेश्चन सही करने कंपलसरी है। और जो SC ST के हैं इनके लिए 150 में से 53 क्वेश्चन सही करने कंपलसरी है। अगर इनके 53 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर चाहे वो पद खाली रह रहे तो भी इनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पिछली बार की तुलना में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी? मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि पिछली बार चाहे जनरल देख लो, OBC देख लो, EWS देख लो, किसी में भी 40% नहीं बने। ये जो स्क्रीन पर आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है, ये पिछला जो एएनएम एग्जाम हुआ था उसी की प्री डीवी की कट ऑफ है, यानी कि डीवी से पहले जो रिजल्ट आता, ऑब्जेक्टिव जो अभी आपका रिजल्ट आने वाला उसी रिजल्ट, फाइनल नहीं है, ये प्री डीवी की कट ऑफ है। तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में फीमेल में 108 नंबर, ये 108 400 में से है, 400 में से 108 नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? 27% बने। कितने परसेंट बने हैं? 27% बने। और आपको मालूम है मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए 40% लाने कंपलसरी, यानी कि पिछली बार अगर 40% वाला रूल होता तो सभी पद खाली रह जाते। आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी गई है? 108 गई है, 108 कट ऑफ रही है, यानी कि इतनी कम, 40% भी नहीं बने। तो इस बार कट ऑफ पिछली बार से तो ज़्यादा ही रहेगी, ये तो श्योर है। सभी पद खाली रहने का मतलब ये नहीं है कि 234 पद खाली रहेंगे, यानी कि जिनके अच्छे नंबर है उनको तो ले लिया जाएगा, लेकिन जो कट ऑफ है, यानी कि इस बार मान के चलिए 450 नंबर का पेपर था, 60 क्वेश्चन, यानी कि जनरल OBC की जो कट ऑफ है वो 180 से ज़्यादा ही रहेगी। और जो SC ST कैटेगरी है उनकी आपके मान के चलिए 160 या उससे ज़्यादा रहने वाली है कट ऑफ। इससे कम तो कट ऑफ जाएगी नहीं, इससे कम जाएगी तो पद खाली रह जाएंगे। इसी तरह आप EWS में देख सकते हैं लास्ट बार कट ऑफ कितनी गई है? 17 नंबर। SC की कट ऑफ आप देख सकते हैं, ये 400 में से 50 नंबर आए,
तो इस बार इतनी कम नहीं रहने वाली। 40% वाला रूल है। ओबीसी के आप देख सकते हैं 84, यानी कि ओबीसी की कट ऑफ 21% गई थी, जबकि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है ओबीसी के लिए 40% है, और एससी एसटी के लिए कितनी है 35%। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस बार कट ऑफ है वो पिछली बार की तुलना में हाई रहने वाली है। अब आपको मैं बता देता हूँ, एक जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि बोनस नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा है कि कोई क्वेश्चन डिलीट हो गया तो उसमें बोनस नंबर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके 40% से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन होने का। जहाँ तक मुझे लगता है एएनएम में भी कुछ सीटें खाली रहने वाली हैं। जिस हिसाब से लास्ट बार का परिणाम देखा गया उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी आपने देखा ही होगा 8 कैडर के जो एग्ज़ाम आयोजित के रिजल्ट हुए थे एनएचएम के, उनमें 7 कैडर में बहुत पद खाली रहे हैं, जितने स्टूडेंट भी नहीं मिले, जितने पद है उतने। तो मुझे लगता है जहाँ तक एएनएम में भी ये हमें देखने को मिल सकता है कि जितने पद है उतने महिला स्टूडेंट भी ना मिली हो। अब बात करूं मैं कितने पद थे वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पदों में वृद्धि करने के बाद कौन सी कैटेगरी में कितने पद है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अब आपके नॉन टीएसपी में 165 पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आप देखोगे कि हर कैटेगरी में जनरल में 0 पद इसलिए हैं क्योंकि एएनएम एग्जाम ओनली ऑन फीमेल कैंडिडेट के लिए है, इसमें कोई भी मेल कैंडिडेट अलाउ नहीं है। इस वजह से सभी में आप देखोगे जनरल में 0 आपको देखने को मिलेगा। अब 165 पद नॉन टीएसपी के हैं। इसमें जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में सामान्य महिला के 42 पद हैं, विधवा के 16 पद हैं, परित्यक्ता के 4 पद हैं। अनुसूचित जाति की बात करें यानी कि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं सामान्य महिला के 18 पद हैं, विधवा के 6 पद हैं, परित्यक्ता के 2 पद हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं सामान्य महिला के 13 पद हैं, विधवा के 4 पद हैं, परित्यक्ता के 2 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं सामान्य महिला के 23 पद है, विधवा के 8 पद है, परित्यक्ता के 3 पद है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं सामान्य महिला के 6 पद हैं, विधवा के 2 पद हैं, परित्यक्ता के 0 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सामान्य महिला के 11 पद हैं, विधवा के 4 हैं, परित्यक्ता का 1 पद है। 12 जिले की शहरी आदिम जाति की बात करें तो इसमें एक भी पद नहीं है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में एलवी में 2 पद हैं, डीएचएच में 2 पद हैं, ओएलसीपी में 1 पद हैं, एमडीएमआई में 1 पद हैं। और आज के कर्मचारी यानी भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में आप देख सकते हैं जनरल में 10 पद है, एससी में 3 पद है, एसटी में 2 पद है, ओबीसी में 4 पद है, ईडब्ल्यूएस में 1 पद है, उत्कृष्ट खिलाड़ी में 3 पद हैं। इसके बाद बात करें टीएसपी की, ये तो आपके नॉन टीएसपी की थी। अब टीएसपी में सभी पद अब ऐड किए गए हैं क्योंकि पहले आपके 0 पद थे। अब टीएसपी में आपके 69 पद ऐड किए गए हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में सामान्य महिला के 24 पद है, विधवा के 8 पद हैं, परित्यक्ता के 3 पद हैं। अनुसूचित जाति की बात करें यानी कि एससी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं सामान्य महिला के 2 पद हैं, विधवा का 1 पद है। अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं सामान्य महिला के 21 पद हैं, विधवा के 8 पद हैं, परित्यक्ता में 2 पद हैं। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में एलवी का 1 पद है, डीएचएच का 1 पद है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक में देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 5 पद है, एसटी कैटेगरी में 3 पद हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी में 1 पद है। ये तो आपका था कैटेगरी वाइज पदों का वर्गीकरण। अब अगर किसी कैटेगरी में कोई पद खाली रह जाता तो वो किस तरह से भरा जाएगा वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये जनरल कैटेगरी है, इसमें आप देख सकते हैं सामान्य महिला के 24 पद है, विधवा के 8 पद है, परित्यक्ता के 3 पद है। अब रिजल्ट के बाद बोर्ड को अगर परित्यक्ता श्रेणी से कोई भी महिला स्टूडेंट नहीं मिले जो क्वालिफाई हो तो उस कंडीशन पर जो परित्यक्ता के अब इसमें जो 3 पद है ये आपके विधवा के साथ ऐड कर दिए जाएंगे। तो विधवा के हो जाएंगे कितने पद, 8 + 3 11। या फिर अगर परित्यक्ता के मिल गए लेकिन विधवा कैटेगरी में कोई भी महिला ऐसी नहीं मिली जिसके 40% बने हो तो उस कंडीशन पर ये जो 8 पद है ये परित्यक्ता के साथ ऐड कर दिए जाएंगे और उसके हो जाएंगे 11। अगर इन दोनों कैटेगरी में कोई भी महिला स्टूडेंट ना मिले बोर्ड को जो क्वालिफाई हो तो उस कंडीशन पर ये दोनों पद जोड़ दिए जाएंगे, 11 के 11 पद सामने महिला के साथ ऐड कर दिए जाएंगे, यानी कि यहाँ हो जाएंगे 35 पद। तो इस तरह से अगर किसी की कैटेगरी के अंदर कोई पद में स्टूडेंट ना मिला हो
तो उस कंडीशन पर पद किस तरह से ऐड कर दिए जाते हैं उसके बारे में भी बता दिया है। अब मैं बात करता हूं, जो लगता है जिन्हें कि डिलीट क्वेश्चन के बोनस मिलते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका भी पेपर में कोई क्वेश्चन डिलीट होगा तो उसमें बोनस नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा आपको मैं बता देता हूं, जो क्वेश्चन डिलीट होता है उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। उसे बांटने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है की फैक्टर का। ये फॉर्मूला होता है इसी से, क्योंकि आपको मालूम है एएनएम एग्जाम में आपके 150 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 450 नंबर का पेपर था। अब ये जो प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर कहाँ से आया, ये की फैक्टर से आया। किस तरह से? की फैक्टर का फॉर्मूला ये कहता है कि मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इनटू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन अपॉन वैलिड क्वेश्चन। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैक्सिमम मार्क्स में आप लिखोगे 450, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में 150, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 150। अगर मैं मान के चलो सभी क्वेश्चन वैलिड है, एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, तब मैं यहाँ 150 लिखूँगा। अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 3, तो यहाँ से आया की फैक्टर से 3, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। अब अगर के मैं मान के चलूँ कि एएनएम एग्जाम के पेपर में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि ये जो 6 नंबर है ये बोनस नहीं मिलते हैं, बल्कि ये बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। वो कैसे बांटे जाते हैं? यहाँ जो वैलिड क्वेश्चन में अभी मैंने कहा एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, इसलिए मैंने 150 लिखा। अब मैं कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो 150 में से मैं 2 माइनस करूँगा, पीछे बचे 148, तो यहाँ अब मैं लिखूँगा 148, बाकी सभी सेम रहेगा। तो 150 से 150 कट जाएगा, 450 में 148 का भाग देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 3.0 पॉइंट कुछ आएगी। तो जो दशमलव के बाद की वैल्यू है वो वही नंबर है जो कि 6 नंबर है, जो कि बाकी के 148 क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे गए। इसलिए जिन भी महिला स्टूडेंट को ये लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ तो उसमें बोनस दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो क्वेश्चन डिलीट होता है उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। और जिनको ये भी डाउट लगता है कि ऑब्जेक्शन लगाने वाले को ही फ़ायदा होता है या सभी स्टूडेंट को फिर उसका फ़ायदा होता है बराबर रूप से बांट दिए जाने वाले क्वेश्चन का, तो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आपने ऑब्जेक्शन लगाई हो या नहीं लगाई हो, यानी कि किसी ने ऑब्जेक्शन लगाई हो और वो क्वेश्चन डिलीट होता है, तो उसे फ़ायदा सिर्फ ऑब्जेक्शन लगाने वाले को नहीं होता है, सभी स्टूडेंट को होता है, क्योंकि वो नंबर बढ़ते हैं तो सभी के लिए बराबर रूप से बढ़ जाते हैं। अब रिजल्ट आपका जब रैंक वाइज आएगा तो उसमें जिनका रैंक में नाम होगा उनके तो मार्क्स बता दिए जाएंगे, लेकिन जिनका रैंक में नाम नहीं होगा, क्योंकि जिनके 40% नहीं बने होंगे उनका रैंक में नाम नहीं देंगे, तो वो अपने मार्क्स कैसे देखेंगे? उसके लिए भी रिजल्ट के पीडीएफ में एक फॉर्मूला होगा, उससे आपको निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे वो रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसी तरह एएनएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं एएनएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।